हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक वाले टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें मैंने आपको हेलोजन समूह जब पढ़ाया था, हैलाइड्स ग्रुप जिसको हम कहते हैं, जिसका आईयूपीएसी नाम के अंत में हेलो शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका बेसिक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज 12th क्लास का जो पहला हमारा ऑर्गेनिक का चैप्टर है, या यूँ कह लो चैप्टर नंबर 10, उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। थोड़ा सा मैं इंट्रो बताती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं। हेलो एल्केन है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारा टाइम उसमें ख़राब होगा। हेलो एल्केन का मतलब होता है, हेलो मतलब कि हेलोजन, एल्केन का मतलब होता है एल्क, एल्किल मूलक। इसको हम RX से प्रदर्शित करते हैं। R के स्थान पर हम मैथिल और X के स्थान पे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी रख सकते हैं। तो मैथिल क्लोराइड, मैथिल फ्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड और मैथिल आयोडाइड, इस तरह से ये होते हैं हेलो एल्केन्स। जबकि हेलो एरीन्स का मतलब क्या होता है? हेलो एरीन्स का अर्थ होता है कि जिसमें एरोमेटिक यौगिक के साथ में हैलाइड ग्रुप जुड़ा है। ये ऑर्गन नहीं है, ये एरोमेटिक है। और एरोमेटिक का मतलब होता है फेनिल, है ना, C6H5Cl, मतलब कि फेनिल क्लोराइड है ना, या क्लोरोबेंजीन हम इसको कहते हैं, फेनिल क्लोराइड, फेनिल ब्रोमाइड, फेनिल आयोडाइड, इस तरह से इसके फॉर्मूलेज बन जाते हैं। तो हमको इसका आईयूपीएसी नाम, इसका नामकरण, इसका वर्गीकरण भी पता है कि जब एक बार Cl हो तो मोनोहेलोजन या मोनोहेलाइड्स, दो बार हेलाइड्स हो तो डायहेलाइड्स, 3 बार हो तो ट्राइहेलाइड्स, 4 बार हो तो टेट्राहेलाइड्स। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक की 3rd वीडियो में चले जाना, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं। कोविड-19 के कारण कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, इसलिए जिस तरह से बुक में जो फ्लो दिया हुआ है उस हिसाब से मैं नहीं पढ़ाऊंगी। पहले हम छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हैं ताकि हमारा चैप्टर जल्दी पूरा हो सके और हम हमारे बोर्ड की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकें। तो आज मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करवाती हूँ DDT, है ना। एक पहला प्रश्न हम बनाते हैं, DDT बनाने की विधि, गुण और उपयोग लिखिए, है ना। प्रश्न लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, DDT बनाने की विधि, गुण, उपयोग लिखिए। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं कि सबसे पहले तो DDT का पूरा नाम क्या है। DDT का पूरा नाम होता है, पहले D का मतलब डाइक्लोरो, दूसरे D का मतलब होता है डाइफेनिल, और T का मतलब क्या होता है, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राई क्लोरो, और आखिरी शब्द आएगा इसका एथेन। ये इसका DDT का पूरा नाम है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसको सबसे पहले सन 1874 में जोडलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, है ना। जोडलर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इसे सबसे पहले बनाया था। और जर्मनी में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो 1942 में इसका इस्तेमाल किया गया कीटनाशी के तौर पर, है ना। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि भाई ये कीटनाशक होता है, तो हमको इसका उपयोग तो याद हो गया कि DDT प्रबल कीटनाशी पदार्थ होता है। तो इसके कीटनाशी स्वभाव होने के कारण इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमला करने के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। चलिए, ये तो है सामान्य जानकारी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान से समझना इसको बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की क्रिया, है ना, क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की क्रिया या 2 मोल क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के एक अणु से कराने पर, क्लोरल के एक अणु से, अब आप लोगों के लिए क्लोरल शब्द काफी नया है, अभी बताती हूँ मैं क्या होता है ये। क्लोरल के एक अणु से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर DDT बनता है। और इस क्रिया में एक काम और होता है कि H2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, पानी का अणु निकल जाता है। अब हम इसको पूरे को समझते हैं कि कैसे।
क्लोरोबेंजीन क्या होता है? अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग में देखा कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है ऐसा, है ना, ये तो है आपका क्लोरोबेंजीन, इसके आपको 2 अणु लेने हैं। अब ये क्लोरल क्या चीज़ है? एसिटाल्डिहाइड का सूत्र याद है ऋषिका? एसिटाल्डिहाइड का सूत्र जल्दी से टाइप कर दो, क्या है? क्या है इसका सूत्र एसिटाल्डिहाइड का? CH3CHO, है ना, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। अब ये जो क्लोरल है आपका, इसको ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड कहते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। तो ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड मतलब क्या कि 3 हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पे 3 बार Cl ले आओ, ये तो एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड में से 3 H को हटा के उसके स्थान पे 3 Cl ले आओगे तो आपका बन जाएगा DDT और साथ में H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये इस तरह की रिएक्शन है, पर ऐसा लिखने से थोड़ी ना पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो क्या तरीका होगा इसका? देखिए, क्लोरोबेंजीन को हम ऐसा लिखते हैं, इस बेंजीन रिंग को टेढ़ा कर दो, है ना, ये रहा क्लोरोबेंजीन। और हाँ, हम सभी जानते हैं कि सब तरफ हाइड्रोजन के अणु अटैच्ड होते हैं, है ना, यहाँ पे CH प्रेजेंट होता है। क्लोरोबेंजीन का आप एक अणु और ले लो ऐसे यहाँ पे, है ना, तो ये तो हो गए क्लोरोबेंजीन के 2 अणु। इसकी क्रिया CCl3CHO से कराते हैं, एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, एक बात और, एसिटाल्डिहाइड में आपको पता है जैसे हम लोग CH3 लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। हमको लिखना है क्लोरल यानी CCl3CHO, तो हम उसको आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं। देखो कैसे, O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CCl3, इसका नाम है क्लोरल। और क्लोरल को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। तो एक बार फिर से सुनिए पूरी बात कि जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु की क्रिया क्लोरल के एक अणु से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो पानी का अणु निकल जाता है। ये देखिए, ये जल का अणु निकल जाएगा तो बचेगा क्या? जो बचेगा उसको एज इट इज उतार लेते हैं अपन। क्या बचा देखो जरा, ये एक बेंजीन रिंग, एक और बेंजीन रिंग, और इधर Cl है और इधर भी Cl है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इधर तक ले लिया, ठीक है। अब ये जो दोनों बॉन्ड हैं, ये दोनों बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे, या यूं कह लो कि ये जो दोनों बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जुड़ेगा, है ना। और फिर क्या बचा आपका? CHCCl3 और एक क्या चीज़ निकली आपकी? H2O। तो इसका नाम है DDT। DDT का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? डाइक्लोरो। तो देखो 2 बार क्लोरो है, डाइक्लोरो। D से डाइफेनिल, तो 2 बार फेनिल है, और ट्राइक्लोरो, तो ये देखो 3 बार क्लोरो, और एथेन मतलब एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो ये बन गया आपका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो ये तो हो गई बनाने की विधि। अब बात करते हैं इसके गुण की। तो जो DDT होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये पाउडर फॉर्म में रहता है ना। DDT सफ़ेद चूर्ण के रूप में रहता है, श्वेत चूर्ण के रूप में रहता है, और इसकी एक बहुत ही स्पेशल अभिलाक्षणिक गंध होती है। अभिलाक्षणिक गंध का मतलब एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है DDT में से। हाँ, DDT की एक और बात कि जल में तो ये अविलेय होता है, कभी भी ये पानी के अंदर नहीं घुलता है, जल में अविलेय होता है। लेकिन जो आपके कार्बनिक विलायक है, पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी होते हैं, उनके अंदर ये विलेय होता है, और इसका जो गलनांक है 382 केल्विन तक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है। तो ये इसके कुछ गुण हैं। अब इसका उपयोग तो हमने स्टार्टिंग में ही पता लगा लिया कि प्रबल कीटनाशी स्वभाव का होता है, प्रबल कीटनाशी होता है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या हुआ था कि पहले इसका इस्तेमाल कीटनाशी के रूप में किया जाता था, फसलों पर भी इसका इस्तेमाल करते थे, और काफ़ी सारे स्थानों पर इसका यूज़ किया जाता था। मैं आपको इसका दुष्प्रभाव बता रही हूँ, उपयोग के साथ में इसका दुष्प्रभाव। तो DDT बहुत अच्छा कीटनाशी था, तो कीटों को मारने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते थे, फसलों के ऊपर भी किया जाता था। पर क्या देखा गया बाद में कि ये जो DDT नामक ये जो पदार्थ है, ये कैसा है? ये एक तो स्थायी होता है, ठीक है, कभी भी ये नष्ट नहीं होता है,
ये हर हाल में बना हुआ रहता है। दूसरी बात, ये असंक्षारक होता है, मतलब असंक्षारक का अर्थ होता है कि ये किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करता है और वातावरण में ऐसा का ऐसे ही बना रहता है। इसलिए क्या हुआ कि इसका फिर इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जैसे फसलों पे इसका इस्तेमाल किया गया, फसलों से पेड़ पौधों के कीटों को तो इस्तेमाल है, लेकिन ये मिट्टी में चला गया, मिट्टी के अंदर ये पानी में चला गया। पेड़ पौधों की जड़ों में जो जाइलम नाम का जो ऊतक होता है वो मिट्टी से खनिज लवण और पानी को अवशोषित करता है, तो साथ ही साथ उसने डीडीटी को भी अवशोषित कर लिया। तो वो डीडीटी नामक ये जो खतरनाक कीटनाशी है ये पहुंच गया प्लांट बॉडी के अंदर। अब प्लांट्स के द्वारा जो भी प्लांट प्रोडक्ट उत्पन्न हुए वो प्रोडक्ट्स जब हम लोग या अन्य जीव जंतु खाते हैं तो वो केमिकल हमारी बॉडी में चला गया, जिससे कि हमारे शरीर पर उसका विषैला प्रभाव पड़ा। डीडीटी अगर जलाशय में चला जाता था तो मछलियों पर या जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर उल्टा असर हुआ, पक्षियों पर इसका बहुत ज़्यादा विपरीत असर हुआ। इसलिए फिर बाद में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जितने भी जो यूरोपीय देश थे वहाँ पर इसको बैन कर दिया गया। बैन कर दिया मतलब प्रतिबंध लगा दिया कि कोई डीडीटी का यूज़ नहीं करेगा। हमारे इंडिया में डीडीटी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? नालियों के आसपास, है ना, मतलब क्योंकि नालियों के आसपास जो कीड़े होते हैं उनको नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था डीडीटी, कीटनाशी होता है ये। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको, इसको कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेना। एक प्रश्न और पढ़ते हैं अपन डीडीटी के ही जैसा, BHC, है ना। तो आपका अब अगला नया प्रश्न है BHC क्या है, इसे बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए, है ना। हमारा अगला टॉपिक, मैं डीडीटी का फुल फॉर्म नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपको तैयार मिलेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है BHC क्या है, इसका पूरा नाम, इसे बनाने की विधि, गुण और उपयोग लिखिए। तो पहले अपन BHC का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। BHC का पूरा नाम क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, है ना। BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब BHC का IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नाम आपको तब पता चलेगा जब आप उसकी पूरी स्ट्रक्चर बना लो। देखिए, बेंजीन जो होती है ना, अगर आपसे कोई कहे बेंजीन रिंग बना के बताओ तो अपन ऐसे बनाते हैं, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बेंजीन के अंदर क्या क्या होता है। मैं इसकी स्ट्रक्चर को एक बार और आपको बना के बताती हूँ। इसकी जो संरचना होती है, देखिए, C कितनी बार है? 6 बार, है ना। और प्रत्येक C के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक एक हाइड्रोजन। और अंदर की तरफ या तो गोल सर्कल बनाते हैं या फिर इस तरह से अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 6 हो गई। अब क्या होता है BHC में, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, यानी बेंजीन में 6, हेक्सा यानी 6, और क्लोराइड परमाणु जोड़ दो तो चलो एक एक Cl भी जोड़ देते हैं। एक Cl, एक और, सब स्थान पर एक एक Cl को हम ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा देखो जरा, कार्बन की संयोजकता 5 हो गई ना, 1 2 3 4 5। इसलिए क्या करते हैं, इसके अंदर का ये हटा दिया जाता है। इस तरह से बनता है ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा। सभी पोजीशन पे Cl है ना, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, फिर क्लोरो, और चूंकि बेंजीन है इसमें तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम है। फिर इसका हम व्यापारिक नाम भी देख लें। व्यापारिक नाम का मतलब क्या होता है कि मार्केट में किस नाम से बिकता है। तो एक तो गैमेक्सीन, है ना, इसको गैमेक्सीन भी कहते हैं, इसको 666 भी कहते हैं, और इसको लिंडेन भी कहते हैं। ये इनके व्यापारिक नाम है, इस नाम से मार्केट में बिकता है। ये भी कीटनाशी पदार्थ है। और इसका जो अणु सूत्र होता है BHC का, वो क्या है? इसका अणु सूत्र है C6H6Cl6। तो इसीलिए तो उसको 666 भी कहते हैं।
आ गई बात समझ में? तो BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, IUPAC नाम भी दिख रहा है आपको हेक्साक्लोरोबेंजीन, व्यापारिक नाम गैमेक्सिन 666 लिंडेन और अणुसूत्र C6H6Cl6। अब इसको बनाने की विधि देखते हैं, है ना, बनाने की विधि। तो इसके बनाने की विधि में क्या है कि जब बेंजीन की क्रिया, जब बेंजीन, मैं लिख नहीं रही हूं यहाँ पे, आपको मेरे शब्दों को सुन के खुद कॉपी में लिखना है कि जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 बन जाता है, क्योंकि ये योगात्मक अभिक्रिया है, योग हुआ ना। तो देखो C6H6 तो है, Cl6 चाहिए, तो क्या करेंगे हम, 3 Cl लगा दो, है ना, 3 दूनी 6 हो गया। आप इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बेंजीन रिंग बना दो, आप चाहो तो ऐसे बॉन्ड लगाओ, चाहो तो गोला भी बना सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। फिर इसकी क्रिया करा दो Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बनाना, और प्रत्येक बेंजीन के 6 कार्बन पर Cl परमाणु को जोड़ना, और अंदर कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। तो वो BHC है, ये बेंजीन है। तो ये तो हो गई बनाने की विधि। अब बात करते हैं हम इसके गुण की। तो जिस तरह से DDT जो था, बिल्कुल उसी तरह से ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है ना, ये भी वाइट कलर का पाउडर होता है ना, श्वेत चूर्ण होता है, ये भी जल में अविलेय है। जल में अविलेय का मतलब पानी में नहीं घुलता है, लेकिन हाँ ये भी अन्य कार्बनिक विलायकों में बहुत इजीली विलय होता है। लिख सकते हैं अपन कि कार्बनिक विलायकों में इजीली, कार्बनिक विलायकों में विलय, मतलब अल्कोहल, ईथर, पेट्रोलियम पदार्थ, इनमें आसानी से ये घुल जाता है। और इसका उपयोग, तो इसका जो उपयोग है किस रूप में करते हैं, ये भी कीटनाशी स्वभाव का होता है, लेकिन DDT की तुलना में ये कम विषैला होता है। DDT की तुलना में यह अधिक उपयुक्त कीटनाशी है। DDT की तुलना में इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका कोई उल्टा असर प्लांट्स पर, मछलियों पर, पक्षियों पर या वातावरण पर नहीं पड़ता है। इसलिए DDT के स्थान पर BHC का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था DDT के जैसा ही BHC, है ना। अब एक और इसी प्रकार का यौगिक है जो आपका जाना पहचाना है, फ्रेऑन, या जिसको हम CFC भी कहते हैं, है ना। तो चलिए अब हम CFC की बात कर लें। ये 3 छोटे छोटे से प्रश्न हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको क्वेश्चंस तैयार करना हो तो मैं इसीलिए यहाँ पे नाम नहीं मिटा रही हूँ। अब अगला हमारा टॉपिक है CFC। CFC का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरो, C का मतलब क्लोरो, F का मतलब फ्लोरो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप प्रश्न लिख लीजिए कि CFC बनाने की विधि, गुण, उपयोग लिखिए। तो पहले तो CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कहते हैं। इसका जो IUPAC नाम, पहले मैं इसका अणुसूत्र आपको बताती हूँ, फिर हम IUPAC नाम लिखेंगे। इसका अणुसूत्र होता है CF2Cl2। CF2Cl2 मतलब इसकी संरचना कैसी होती है कि मीथेन होता है जिसमें 2 बार तो फ्लोरीन और 2 बार क्लोरीन होता है, तो इसको एथेन और मेथेन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, है ना। CF2Cl2 इसको बोलते हैं। एक और बात, इसका जो IUPAC नाम है वो क्या होगा, इसका IUPAC नाम क्या होगा, देखिए 1,1 डाइक्लोरो, फिर 1,1 डाई क्लोरो हो गया, अब फ्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइफ्लोरो, एक कार्बन होने के कारण मीथेन। तो ये इसका IUPAC नाम है। और इसका जो प्रचलित नाम है, प्रचलित नाम का मतलब इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको फ्रेऑन भी कहते हैं, या फ्रेऑन 12, फ्रेऑन 12 भी कहते हैं। 12 क्यों, समस्थानिक के कारण इसका नाम फ्रेऑन 12 पढ़ा। अब बात करते हैं इसको बनाने की।
तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, बनाने की विधि, फ्रेऑन को बनाने की विधि में क्या किया जाता है कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड SbF3, Sb मतलब एंटीमनी, F मतलब फ्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ SbCl5 की उपस्थिति में, SbCl5 मतलब कि एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारा मुख्य उत्पाद जो होता है CCl2F2, कैसे भी लिख सकते हो, CF2Cl2 जो आपको ठीक लगे ये तो बन जाता है, और मुक्त होता है SbCl3। अब इस समीकरण को अपन बैलेंस करते हैं, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, यहाँ पे फ्लोराइड है वहाँ पे क्लोराइड है, बैलेंस कैसे करें, ये तो आपका बन गया CFC। मैं एक बार फिर से पूरा आंसर बोलती हूँ कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ कराते हैं तो CFC बनता है और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड मुक्त होता है। इस क्रिया में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक का काम करता है। बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, लेकिन याद हो जाएगा। बैलेंस करें समीकरण, कहाँ से बैलेंस करें समझ में नहीं आ रहा है ना, यहाँ से करते हैं। फ्लोरीन कितनी बार है, 3 बार, यहाँ पे फ्लोरीन कितनी बार है, 2 बार, ये 3 बार है, तो यहाँ तो 2 का गुणा कर दो, यहाँ 3 का गुणा कर दो, तो फ्लोरीन हो गया 3 दूनी 6, 2 तिया 6। अब Sb कितनी बार हो गया, Sb 2 बार हो गया, Sb को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लगा दो, और C कार्बन के आगे भी तो 3 लग गया ना, कार्बन के आगे 3 लगाने के लिए यहाँ 3 लगा दो। क्लोरीन अपने आप बैलेंस, कोई कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। देखो क्लोरीन 3 चौक 12, यहाँ देखें 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 6 और 6 12, तो ये बन गया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, अच्छा एक बात और सुनना, इस अभिक्रिया को स्वार्ट अभिक्रिया भी कहते हैं, नेम रिएक्शन है ये। स्वार्ट अभिक्रिया का भी पूछ लें तो वो यही वाली अभिक्रिया है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रमुख गुण, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक जो पदार्थ होता है ना, ये बहुत ही एक तो स्थायी पदार्थ है। आपको पता ही होगा ना, ओजोन परत को जो नष्ट करती है वो CFC गैस ही तो होती है, तो पूरी तरह से स्थायी पदार्थ होता है। ये अक्रियाशील होता है, किसी से भी क्रिया नहीं करता है। इसके साथ ही ये असंक्षारक होता है। असंक्षारक मतलब कि किसी से, प्रकृति में जितने भी ऑक्साइड्स हैं, क्लोराइड हैं, या जितने भी गैसें, किसी से भी क्रिया नहीं करता है, और सरलता से द्रवीकृत हो जाता है। सरलता से द्रवीकृत होने वाली गैस है, मतलब आसानी से आप इसको लिक्विफाई कर सकते हो, इसको गैसीय अवस्था में बदल सकते हो। सरलता से द्रवीकृत होने वाली गैस, ये इसके बारे में कुछ खास बातें हैं, है ना। अब इसके उपयोग, पहले उपयोग पढ़ेंगे, फिर इसका हम दुष्प्रभाव भी पढ़ेंगे। तो इसका मुख्य उपयोग क्या है, प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक क्या होता है तो आप आगे लिखना कि रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, एयर कंडीशनर जिसको AC कहते हैं, ये सभी वातावरण को ठंडा बनाते हैं। तो इसके अंदर कौन सी गैस होती है, इसमें CFC गैस होती है। AC के कारण आपका कमरा ठंडा हो जाता है। फ्रीज या रेफ्रिजरेटर के अंदर जो वातावरण होता है वो पूरा ठंडा होता है, तो उसका मतलब मेन काम क्या है, प्रशीतक के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका एक और उपयोग है एरोसॉल के रूप में। एरोसॉल मतलब कि गैस और द्रव का मिश्रण, एक तो प्रशीतक के रूप में, दूसरा एरोसॉल के रूप में। रॉकेट नोदक में, रॉकेट के अंदर जो ईंधन भरा जाता है उसको नोदक कहते हैं, रॉकेट नोदक में, ठीक है। तो ये दो इसके मुख्य उपयोग हैं। अब एक इसका दुष्प्रभाव भी जान लीजिए। वैसे तो हम इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी टिप्पणी लिख सकते हैं। दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या है कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत को नष्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ओजोन परत का नष्ट करना या ओजोन परत का क्षय करती है। और ओजोन परत का क्षय करती तो बहुत लंबी कहानी है, क्या क्या होता है वातावरण में। मैं आपको एक शब्द में बोलती हूँ कि ओजोन परत अगर नष्ट होगी तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब ओजोन परत जो है ना, वो क्या करती है, वो वातावरण के अंदर
जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो सूर्य के प्रकाश से आती है उसको रोकती है हमारी पृथ्वी तक आने से। लेकिन अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाता है जैसा कि CFC की वजह से होता है, तो अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पे आती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसमें अटलांटिक और आर्कटिक महासागर है जो पूरे बर्फीले महासागर हैं, वो महासागर धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। वहाँ पे ग्लेशियर जो होता है वो पिघलता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी बढ़ती है। और एक ऐसा दिन आ जाएगा, किसी ना किसी दिन क्या होगा कि सारा ग्लेशियर पिघल जाएगा और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ये सारी समस्याओं की जड़ कौन है? ये CFC। इसीलिए पता है क्या है कि बहुत सारे देशों में, दूसरे देशों में आजकल प्रशीतक के तौर पर CFC का इस्तेमाल न करते हुए किसी दूसरे यौगिक को यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, DDT, BHC और CFC। इन तीनों के फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है और इन तीनों को बनाने की विधि, गुण, उपयोग, इसको अच्छी तरह से आप लोग अपनी कॉपी में तैयार कर लीजिए।